नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। और याद रखिए दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है, तो इसमें आप लोगों को महत्वपूर्ण खबरें ही देखने को मिलेंगी, फिर चाहे वो आपके राज्य की हो या हमारे देश की हो या दुनिया में कहीं से भी जुड़ी हुई हो। मंदी और महंगाई के बावजूद विकास की लगेगी छलांग। और वित्त वर्ष 2023-24 में विकास दर 6 से 6.8% रहने का अनुमान है और चालू वित्त वर्ष में विकास दर 7% रहने का अनुमान है। पिछले 8 सालों के सुधार कार्यक्रमों के तहत रखी गई विकास की मजबूती की बुनियाद। आईएमएफ ने भी कहा है कि आगामी वित्त वर्ष में भारत की विकास दर 6.1% रहेगी। यहाँ ये आईएमएफ के बारे में भी आप लोग याद रखिएगा। और आप लोग अपनी परीक्षाओं के पुराने क्वेश्चंस पेपर उठा के देखेंगे ना, तो इस तरह की संस्थाओं से हर साल आपकी परीक्षाओं में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आईएमएफ यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की बात कर रहा हूँ, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की बात हो रही है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 27 दिसंबर 1945 में। एक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान है। वॉशिंगटन डीसी यूएसए में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। इसके उद्देश्य की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक सहयोग को बढ़ावा देना, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को सुगम बनाना, स्थायी आर्थिक विकास को बढ़ावा देना, भुगतान संतुलन की कठिनाइयों का सामना करने वाले सदस्य देशों को संसाधन उपलब्ध कराना इसका काम है। और ये आप देख लीजिए, विकास दर देख लीजिए, 2019-20 में 3.7% थी। अब 2020-21 में कोरोना महामारी के कारण आपने देखा है माइनस में चली गई थी। फिर 2021-22 में 8.7% रही। फिर 2022-23 के लिए 7% कहा जा रहा है और 23-24 के लिए 6.8% तक कहा जा रहा है। चलिए, और विकास पक्ष के मुख्य बिंदु, चालू वित्त वर्ष में सेवा सेक्टर में 9.1% की बढ़ोतरी, तो मैन्युफैक्चरिंग में 4% से अधिक की बढ़ोतरी, कृषि और संबंधित उद्योगों में 3.5% की बढ़ोतरी और किसी सेक्टर में निजी निवेश हो रही लगातार बढ़ोतरी। डायरेक्ट टैक्स में 18% से अधिक का इजाफा, तो जीएसटी का हर माह लगभग 1.40 लाख करोड़ का कलेक्शन। राजकोषीय घाटा तय लक्ष्य के हिसाब से जीडीपी के 6.4% रहने का अनुमान है। निर्यात में कमी के रोक के बावजूद पिछले वित्त वर्ष से चालू वित्त वर्ष के अप्रैल दिसंबर में 9% का इजाफा हुआ है। एमएसएमई का क्रेडिट ग्रोथ 30% तक पहुंचा और एनबीएफसी के एनपीए में कमी हुई है। आधार जन धन योजना, मोबाइल कनेक्शन, न्यू पेंशन स्कीम जैसी वित्तीय समावेश, यूपीआई, डिजिटल इंडिया मिशन, केवाईसी जैसे डिजिटल पब्लिक सुविधा भी ये हुई है। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। और आर्थिक सर्वे में जाहिर की गई प्रमुख चुनौतियां कौन कौन सी है? ये वैश्विक स्तर पर अभी कोरोना के कारण कायम रहने से सप्लाई में बाधाएं आ सकती हैं। रूस यूक्रेन युद्ध से खाद्य ऊर्जा जैसे सेक्टर में सप्लाई प्रभावित हो सकती है। अमेरिका की तरफ से महंगाई को काबू में करने के लिए फेड रेट के बढ़ने का प्रभाव हो सकता है। वैश्विक स्तर पर महंगाई अधिक होने से सुस्ती का माहौल बन सकता है, इससे निर्यात प्रभावित हो सकता है। कोरोना से शिक्षा और आय सृजन के मौके में कमी आ सकती है और तेल की कीमतों को लेकर अनिश्चितता का माहौल बना हुआ है। और देखिए, टैक्स की बात होती है तो आप सभी जानते हैं, कुछ लोग डायरेक्ट टैक्स देते हैं, अपनी आय पर टैक्स देते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा आप देखते हैं कि इनडायरेक्ट टैक्स लगता है। जीएसटी आप लोग देखते हैं 2017 में आ चुका था जीएसटी। और आप लोग कोई भी सामान खरीदने जाते होंगे, ए स्मार्ट भी आप फोन आप लोगों ने खरीदा होगा, तो उस पर देखना आप लोग कि टैक्स जुड़ा रहता है। तो उसी की बात हो रही है। और रूस यूक्रेन युद्ध की चर्चा हो रही है। देखिए, यूक्रेन है, ये रूस है, ये हमारा प्यारा भारत है। इन दोनों के बीच जो युद्ध चल रहा है, इसका भी प्रभाव पूरी दुनिया पर देखा जा रहा है। और बजट आप देखिए कि विश्व के लिए आशा की किरण होगा बजट। आम लोगों व वैश्विक समुदाय की उम्मीदों पर खतरा उतरने की कोशिश करेगा बजट। और बजट के संकेतक अगले कुछ वर्षों तक 6.5% से 8% की विकास दर सुनिश्चित करने का पर होगी जोर। गरीबों के लिए जारी कार्यक्रम का बढ़ेगा आवंटन, मध्य वर्ग भी नहीं होगा निराश। वैश्विक सप्लाई चेन में भारतीय उद्यमिता साबित करने को मिलेगी मदद। और खजाने का हाल बढ़िया, राजकोषीय संतुलन पेश होगा रोड मैप। युवाओं महिलाओं को भी खुश करने का होगा बजट। ये आप सभी जानते हैं कि बजट हर साल आपका 1 फरवरी को वित्त मंत्री द्वारा संसद में पेश किया जाता है। और इसमें आप देखेंगे बजट सरकार के व्यय, कर लगाने की योजना और अन्य लेन देनों
जो अर्थव्यवस्था और नागरिकों के जीवन को प्रभावित करते हैं उसका ब्लू प्रिंट होता है। यानी कि आप देखिए कहीं रह रहे हैं या किसी परिवार में रह रहे हैं तो आप देखते होंगे कि आपकी आय होती है, खर्च होता है, तो उसका पूरा संतुलन बना के रखना कि इतना यहाँ होगा, इतना ये होना, उसी को एक तरह से आप बजट कह सकते हैं। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 के तहत एक किसी विशिष्ट वित्तीय वर्ष के लिए केंद्रीय बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण कहा जाता है। बजट शब्द की बात नहीं कही गई इसमें संविधान में। वित्त मंत्रालय में आर्थिक मामलों के विभाग का बजट प्रभाग बजट तैयार करने हेतु उत्तरदायी नोडल निकाय है। चलिए, तो ये भी याद रखिएगा और आ जाने दीजिए, उस पर हम लोग एक ओवरव्यू ले लेंगे। ठीक है। कॉलेजियम में गुजरात के चीफ जस्टिस के नाम पर मतभेद। इलाहाबाद और हाईकोर्ट, गुजरात हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को सुप्रीम कोर्ट प्रोन्नत करने का सिफारिश की गई। चीफ जस्टिस राजेश बिंदल के नाम पर सर्वसम्मति, अरविंद कुमार पर जस्टिस के.एम. जोसेफ का विरोध। एक बात और आपको बता दूं, देखिए जो कॉलेजियम व्यवस्था है इसके जरिए आपको मालूम होगा कि सुप्रीम कोर्ट हो या आपके न्यायालय हो, जो भी न्यायालय हो, उनमें न्यायाधीशों की नियुक्ति की बात होती है। और इसमें क्या कहता है कि न्यायाधीश ही उनको चयन करते हैं, फिर सरकार के पास भेजते हैं नियुक्ति के लिए। लेकिन सरकार कह रही है कि ऐसा नहीं चलेगा, हमें भी शामिल करिए न्यायाधीशों की नियुक्ति को लेकर। इसीलिए आप देख रहे हैं कि विवाद भी बड़ा खड़ा हुआ है और सरकार के बीच और हमारी सुप्रीम कोर्ट के बीच टकराहट भी देखने को मिल रही है। सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो आप सभी जानते हैं कि हमारी सर्वोच्च अदालत है और संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत इसकी स्थापना की बात कही गई। 28 जनवरी 1950 में इसकी स्थापना हुई थी और आप देखेंगे कि इसमें जो न्यायाधीश रहते हैं उनकी सेवानिवृत्ति की उम्र 65 साल रखी गई है। कॉलेजियम के बारे में एक सामान्य जानकारी आप लोग जरूर रखिएगा क्योंकि इससे क्वेश्चंस पूछे जाने की संभावना है। और आज हम लोग क्या करेंगे कि इसके ऊपर एक क्लास जरूर ले लेंगे, उसके बाद कल आपकी बजट की क्लास भी आ जाएगी। सेनाएं अपने अफसरों पर दुर्विचार में कर सकती हैं कोर्ट मार्शल, सुप्रीम को राय। संविधान की पीठ ने धारा 497 रद्द करने की 218 के आदेश को किया है स्पष्ट और फैसले में आर्मी कानून की धारा 45 व 63 पर विचार नहीं किया था, कोर्ट कह रहा है। ठीक है। और तो ये भी आप याद रखिएगा, पढ़ सकते हैं। उत्तर प्रदेश पहुंची देवशिला यात्रा, बौद्ध की धरती पर भव्य स्वागत हुआ है। ये आप लोगों को मालूम है कि देखिए ये कहाँ से आ रही है, जनकपुर होते हुए नेपाल से आ रही है देवशिला और ये उत्तर प्रदेश पहुंच चुकी है। आप सभी जानते हैं उत्तर प्रदेश में अयोध्या में आपका भव्य राम मंदिर बन रहा है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगती राज्यों में बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड से लगती है। विधानसभा में 403 सीटें हैं, विधान परिषद में 100 सीटें हैं, राज्यसभा में 31 सीटें हैं, लोकसभा में 80 सीटें आप लोगों को देखने को मिलेंगी। योगी आदित्यनाथ फिर से मुख्यमंत्री बने हैं। दुष्कर्म के मामले में आसाराम को आजीवन कारावास। अब आप देखिए अभी भी आप लोग कई गाड़ियों पर आप देखते हैं कि आसाराम की सपोर्ट में लिखा हुआ मिलता है। आप सोचिए इतनी श्रद्धा होती है हमारे यहाँ, लोग इतना मतलब आप सोचिए भावनाओं से जुड़ जाते हैं कि एक बलात्कारी मतलब साबित हो चुका है सब कुछ, फिर भी लोग उसे मानते हैं। और जब आप देखिए इनके ऊपर जेल एफआईआर हुई तब इन्होंने हिंदू धर्म का सहारा लिया कि हमारे बदनाम करने की कोशिश हो रही, भारत को बदनाम करने की कोशिश हो रही। करें आप गलत और किसकी, भारत पर राष्ट्रवाद की दुहाई देने लगे। अभी जैसे आप देखिए अडानी समूह, आपने देखा होगा कि जैसे ही उनके शेयर गिरना शुरू हुए, नुकसान होना शुरू हुआ, उन्होंने राष्ट्रवाद का सहारा लेना शुरू कर दिया। हमारे देश की बड़ी स्थिति इस मामले में बुरी है। पंजाब के 4 जिलों में चर्च और पादरियों के घर पर आयकर छापे पड़े हैं। अभी मतांतरण का मामला आप लोग देख रहे हैं कि काफ़ी चल रहा है। एक बार पंजाब आप लोग चलिए, पंजाब के बारे में बता देता हूँ। और पंजाब की राजधानी आप लोगों को यहाँ देखने को मिलेगा, देखिए चंडीगढ़ है पंजाब। इसकी सीमा पाकिस्तान, राजस्थान और हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर से लगती है। आप देखेंगे कि बनवारी लाल पुरोहित यहाँ के राज्यपाल हैं, मुख्यमंत्री भगवंत मान है, आम आदमी पार्टी की सरकार बन चुकी है। विधानसभा में 117 सीटें हैं, लोकसभा में 13 सीटें हैं, राज्यसभा में 7 सीटें हैं और 50,362 वर्ग किलोमीटर में आपका पंजाब फैला हुआ है। मतांतरण की बात हो रही है और मतांतरण आप सभी जान रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट भी इस पर चिंता जता चुका है। लेकिन आप लोगों को फिर से बता देता हूं कि हमारा संविधान धर्म परिवर्तन को नहीं रोकता है। वो कहता है आप क्यों जिसमें भी अच्छे से श्रद्धा भाव है उस धर्म को मान सकते हैं आप, लेकिन वो संविधान का उल्लंघन करते हुए नहीं होना चाहिए। संविधान का भाग 3 पढ़िए, उसमें आर्टिकल 25 से 28 तक आप लोग पढ़िएगा। और जो राज्य कानून बनाते हैं ना, उसमें कहीं भी आप लोगों ने धर्म परिवर्तन को
प्रतिबंधित नहीं किया गया, जबरन धर्म परिवर्तन को प्रतिबंधित किया जा रहा है। ठीक है, हमारे पहले विधि मंत्री, कानून मंत्री और संविधान के पिता भीमराव अंबेडकर साहब ने भी धर्म परिवर्तन किया था, बौद्ध धर्म अपनाया था। लाखों व्यक्ति हर साल आप देखते हैं कि बौद्ध धर्म अपनाते हैं। कानून का राज देखा तो दौड़ चले आए निवेशक, योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं। धन आप देखेंगे, और 2022 में जो चुनाव जीते हैं उसमें सबसे बड़ी मुद्दा भी यही बना था, कानून व्यवस्था को लेकर। धनबाद में 12 मंजिला अपार्टमेंट में लगी आग, 13 की मौत हुई है। अब इस तरह की घटनाएं हो जाती हैं, फिर अब देखिए उस पर दुनिया भर की कार्रवाई की चर्चाएं होने लगी। साथी कारोबारियों की मदद से पूरा सब्सक्राइब हुआ अदानी का एफपीओ, और 6.14 करोड़ शेयरों के मुकाबले 6.45 करोड़ के लिए बोलियां मिली हैं अदानी समूह को। शेयरों में गिरावट से शीर्ष 10 अमीरों की सूची से बाहर हुए गौतम अदानी। अभी आप देखिए इसी वजह से इन्होंने ये सब सहारा लेना शुरू किया था। इंफ्रा विकास पर लगातार जोर से संकट से उबारा। सरकार ने कहा है कि पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान और लॉजिस्टिक पॉलिसी मील का पत्थर बुनियादी ढांचे के विकास के लिए खर्च भी बढ़ाएगा और निवेशकों का भरोसा भी लौटाएगा। तमाम मंत्रालयों के बीच तालमेल सुधरा, अब सभी एक धरातल पर कर रहे हैं काम, और करना भी चाहिए। भौतिक और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का एक साथ विकास भारत की भविष्य की विकास यात्रा का सबसे प्रमुख आधार होगा। नई नई तकनीकों के कारण नियमन को लेकर कुछ चुनौतियां भी उभरी हैं, लेकिन उनका सामना कर लिया जाएगा। 10,457 किलोमीटर हाईवे का निर्माण किया गया चालू वित्त वर्ष के दौरान, और 6,061 किलोमीटर हाईवे का निर्माण हुआ था वित्त वर्ष 2016 के दौरान, और 4,060 किलोमीटर राष्ट्रीय हाईवे व अन्य सड़कों का निर्माण हो चुका है चालू वित्त वर्ष अक्टूबर 2022 तक। 1.4 लाख रुपए का निवेश हो चुका है वित्त वर्ष 31 अक्टूबर 2022 तक। 10,200 करोड़ रुपए जुटा चुका है NHAI इन विट के जरिए। चलिए ये भी याद रखिएगा। ये सभी खबरें आपकी राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से जुड़ी हुई है, और आप सभी जानते हैं केंद्र शासित प्रदेश है। अरविंद केजरीवाल यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। विधानसभा में 70 सीटें हैं, राज्यसभा में 3 सीटें हैं, लोकसभा में 7 सीटें आप लोगों को देखने को मिल जाएंगी। सामने आने लगे प्रदूषण की तस्वीर, जल्द पेश होगी कार्रवाई की नजीर। ये आप देखते हैं दिल्ली में तो आप लोगों को ये देखने को ही मिलता है। एम्स के 3 डीन सेवानिवृत्त नए की नहीं हुई है नियुक्ति। अखिल भारतीय अनुसंधान आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स की बात हो रही है। दिल्ली एनसीआर में मध्यम श्रेणी में रहा AQI, और यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात हो रही है। कारोबारी अमृत अरोड़ा को मिली अंतरिम जमानत विवादित आबकारी नीति में। जो दिल्ली में आप देखिए शराब नीति आई थी ना, उसको लेकर आपने देखा है बड़ा बवाल भी हुआ है। CBI हो, ED के हो, इनके छापे भी डले थे। और CBI की बात करें तो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की बात कर रहा हूँ। और इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी किसकी? CBI की बात हो रही है, अप्रैल 1963 में। ठीक है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। और नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। अगर ED की बात करें तो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी कि प्रवर्तन निदेशालय की बात होती है। और 1 मई 1956 में इसकी स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। यमुना में अमोनिया की समस्या बरकरार है। 3 जल शोधन संयंत्रों से जलापूर्ति 10 से 15% तक है प्रभावित है। और सर्दी में मांग कम होने से पेयजल संकट का नहीं दिख रहा है ज़्यादा असर। देखिए, जिन गंगा हो, यमुना हो, इन नदियों को हम लोग अपना उद्धार समझते थे, आज वो अपने लिए चिल्ला रही हैं। शिक्षकों को फिनलैंड भेजने की अनुमति के लिए सिसोदिया ने LG को फिर लिखा पत्र। सरकारी स्कूलों में विश्व स्तरीय सुविधाएं उपलब्ध कराने को सरकार प्रतिबद्ध है। इनकी शिक्षा की बात होती रहती है, आप सभी जानते हैं। मनोरोगी ने दी मुख्यमंत्री को जान से मारने की धमकी, अरविंद केजरीवाल को। उड़ानों में देरी पर नाराजगी जता रहे यात्री। और बॉक्स के रंग से मिलेगी प्रत्यारोपण के लिए जा रहे अंगों की जानकारी। सड़क से सुंदरीकरण के लिए 17.5 करोड़ की परियोजनाएं मंजूर हुई हैं। G20 शिखर सम्मेलन के आयोजन इस वर्ष 9 से 10 सितंबर को नई दिल्ली की प्रगति मैदान में होगा, उसी को लेकर बात हो रही है। आप लोग G20 के बारे में बताइए, जो जानते हैं सब कुछ नीचे आप लोग लिखिएगा। शादी की उम्र समान करने की मांग वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट में भेजी गई। या आप देखिए, महिला पुरुष के लिए शादी की न्यूनतम मतलब बराबरी उम्र की बात हो रही है, एक समान हो, तो उसी को लेकर बात हो रही है। ठीक है, अभी आपने देखा है कि 21 साल करने की बात हुई थी। दशक की सबसे ठंडी रही इस वर्ष की जनवरी, 4 साल से बढ़ रही है सर्दी। या आप देखिए, एक दशक में तापमान का अंतर, अधिकतम औसत और न्यूनतम औसत। 2023 में आप देखेंगे 19.7 और 6.6,
और न्यूनतम 2013 में आप देखेंगे 19 रहा था और 6.1 रहा था। चलिए ये भी देखते रहा करिएगा। 9 साल के कार्यकाल की नींव पर खड़ा होगा विकसित भारत, मुर्मू कह रही हैं और हमारे राष्ट्रपति हैं। और आप सभी जानते हैं कि पहली देश की आदिवासी राष्ट्रपति हैं। और आपको मालूम एक बात और होगा कि दूसरी महिला राष्ट्रपति है। पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी ये आप लोग बताइएगा। और उड़ीसा राज्य से संबंध रखने वाली पहली राष्ट्रपति है। विकास की राजनीति का रोड मैप दिखाते हुए भावी रणनीति का खाका पेश किया पेश और कहा भारत का लोकतंत्र समृद्ध है और समृद्ध रहेगा। एलओसी से एलएसी तक हर दुस्साहस का दिया जाएगा जवाब। एलएसी यानी कि कहने का मतलब है जो पाकिस्तान वाली है ना, एलओसी नियंत्रण रेखा पाकिस्तान वाली, और एलएसी वास्तविक नियंत्रण रेखा जो चाइना के बीच आप लोग देखते हैं, उसी को लेकर बात हो रही है। यहाँ आप देखेंगे अक्साई चीन पर कब्जा किए बैठा हुआ है चाइना, पाकिस्तान इस क्षेत्र पर कब्जा किए हुए है। तो यहाँ जो सीमा लगी हुई है ना, हम लोगों ने बना रखी है जो विवादित, उसी को लेकर एलओसी कहते हैं। एलए इसे चाइना के बीच जो देखते हैं एलएसी कहते हैं, ठीक है। और राष्ट्रपति ने क्या कहा, मोदी सरकार आने के बाद भारत में गरीबों के औसतन 11,000 मकान बनाए गए हैं। मुद्रा योजना के तहत 700 करोड़ से ज़्यादा का लोन दिया गया है। औसतन 55,000 से ज़्यादा गैस कनेक्शन दिए गए हैं। 2.5 लाख लोग ब्रॉडबैंड से जुड़े हैं। औसतन 30 लाख कोरोना रोधी डोज दी गई है। सिर्फ 2 साल के अंदर 220 करोड़ वैक्सीन दी गई है। 2 कॉलेज की स्थापना हुई है। हर सप्ताह एक विश्वविद्यालय बना है और हर महीने एक मेडिकल कॉलेज बना है। और एक स्थिर निर्णय को बड़े सपनों के लिए काम करने वाली सरकार है। आज़ादी के बाद ये आप देखिएगा, कल अभिभाषण था ना राष्ट्रपति साहिबा का, तो वही कह रही। अभिभाषण का बहिष्कार पीड़ादायक है, भाजपा कह रही है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि इस तरह का पहले भी होता रहा है। क्या रहता है कि विपक्षी क्या रहते हैं, भाषण का बहिष्कार कर देता है। और चुनावी बॉन्ड योजना पर मार्च में सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट। विरासत की पुरानी जड़ें और आधुनिक भारत को नया आयाम देने की राय है। और राष्ट्रपति ने अपना संदेश इन उदाहरणों से साझा किया। आज एक तरफ देश में अयोध्या धाम का निर्माण हो रहा है, वही दूसरी तरफ आधुनिक संसद भवन भी बन रहा है। ये आप सभी जानते हैं कि राष्ट्रपति साहिबा कुछ कहेंगी तो कुछ तो कहेंगी। बजट पर चर्चा के देशव्यापी अभियान का जिम्मा दिया सुशील मोदी को। बेनामी कानून के पुनर्विचार याचिका पर खुली अदालत में होगा विचार। ये आप देखिए, केंद्र सरकार ने बेनामी लेन देन निषेध संशोधन कानून 2016 के कई प्रावधानों को रद्द करने वाली फैसले की समीक्षा करने की उसकी याचिका पर मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने खुली अदालत में सुनवाई करने का अनुरोध किया है। पीएम केयर्स फंड एक ट्रस्ट है, सरकारी कोष नहीं है। इस फंड को सार्वजनिक प्राधिकार घोषित करने की मांग की थी ना, और कई बार आप देखते हैं कि आरटीआई लगाई गई थी, राइट टू इन्फॉर्मेशन भी, तो इसके दायरे में नहीं कहा जा रहा आता है। चलिए आप लोग क्या सोचते हैं अपना जरूर दीजिएगा। केंद्र बताए पंजीकृत श्रमिकों में से कितना को मिल रहा है खाद्यान्न, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। और बजट 2023-24 हंगामे के सार, सो मस्त गो ऑन। इस तरह के कार्टून भी आप देखते हैं, कई बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो सोचा करिएगा इन्हें क्या कह रहे हैं कार्टून, आप क्या सोचते हैं इनसे। ये आप देखिए उत्तर प्रदेश की बात हो रही है, योगी आदित्यनाथ की। तो चलिए आप लोग पढ़ते रहिए, क्योंकि आप देखिए कि सभी जानते हैं आप कि जब इनकी बात हो रही है, इनका इंटरव्यू है, तो ये तो अपना क्या कहेंगे, अपनी बात तो कहेंगे ही। जदयू नेता उपेंद्र कुशवाहा बोले, मुझसे स्नेह की बात कर झुंझुना थमा दिया है। ये आप देखते हैं सब बिहार में चल रहा है राजनीति। और पहले आप देखिए अलग थे, फिर नीतीश कुमार के साथ आ गए, जेडीयू की बात हो रही है। और बिहार की बात करते हैं तो आप सभी जानते हैं कि एक राज्य है आपका बिहार, पटना इसकी राजधानी है। और आपको मालूम होगा कि इसकी सीमा कहाँ कहाँ से लगती है। इसकी सीमा, अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगती है राज्यों में, उत्तर प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल से लगती है। और आपको बता दूं कि यहाँ नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, राज्यपाल हैं फागू चौहान। विधानसभा में 243 सीटें, विधान परिषद में 75 सीटें, राज्यसभा में 16 सीटें, लोकसभा में 40 सीटें। 94,163 वर्ग किलोमीटर में आपका बिहार फैला हुआ है, तो ये भी याद रखिएगा। भारत जोड़ो यात्रा से अलगाववादियों को दिखाया आईना। आप सभी जानते हैं कि राहुल गांधी के द्वारा ये भारत जोड़ो यात्रा निकाली गई थी। और कांग्रेस की यात्रा से मोदी शाह की कश्मीर नीतियों पर लगी मुहर। अनुच्छेद 370-35 से अब मुद्दा नहीं है, ये हकीकत भी है। और आप लोगों को एक और बात याद रखनी चाहिए कि कोई भी कितनी भी कोशिश कर ले, 370-35 से हट चुका है, अब वो लागू नहीं होने वाला। ये मुझे लगता है कि हर कोई जानता है, वो पाकिस्तान भी जान चुका है। और देखिए जो 2 भागों में बांट दिया गया था जम्मू कश्मीर को, लद्दाख और जम्मू कश्मीर, दोनों केंद्र शासित प्रदेश हैं।
बस जम्मू कश्मीर में दिल्ली की तरह आपको विधानसभा भी देखने को मिलेगी। एसडीपीआई कर्नाटक विधानसभा चुनाव में 100 सीटों पर लड़ेगी चुनाव। ये आप देखेंगे कि आप लोगों को सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया की बात हो रही है। एक बार आप कर्नाटक चलिए, क्योंकि अब कर्नाटक में आपकी विधानसभा चुनाव होना है। तो यहाँ भी राजनीति खूब हो गई। इसकी राजधानी बेंगलोर हो गई और इसकी सीमा आप देखेंगे गोवा से लगती है, महाराष्ट्र से, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल से लगती है। और यहाँ अभी वर्तमान में थावरचंद गहलोत राज्यपाल हैं, मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई हैं। विधानसभा में 224 सीटें हैं, विधान परिषद में 75 सीटें हैं, राज्यसभा में 12 सीटें हैं, लोकसभा में 28 सीटें हैं। 1,91,791 वर्ग किलोमीटर में आपका कर्नाटक फैला हुआ है। और ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, सुने हो, ये चुनाव कौन करवाता है? विधानसभा हो, विधान परिषद हो, राज्यसभा हो, लोकसभा हो, राष्ट्रपति हो, उपराष्ट्रपति हो, ये सभी चुनाव कौन करवाता है? भारतीय निर्वाचन आयोग। और ये संवैधानिक संस्था है। संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत इसकी स्थापना की बात कही गई है। और 25 जनवरी 1950 में इसकी स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। सुकुमार सेन पहले हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त थे। अभी कौन है ये आप लोग बताइएगा। अगर आप देखिए डेली आप लोग क्लास में फॉलो करते हैं तो बहुत सारी संस्थाएं आपको कंठस्थ याद हो गई होंगी, बहुत सारे राज्य याद हो गए होंगे, वहाँ कितनी विधानसभा सीटें हैं, लोकसभा सीटें हैं, क्या क्षेत्रफल है उसका। तो आप लोग जुड़े रहिए, देखते रहिएगा। बिहार के पूर्व कृषि मंत्री ने कहा पार्टी के अनुशासन को नहीं तोड़ा है। ये बोले सुधाकर अपने बयान पर आज भी कायम हूँ। चलिए आप देखते हैं बिहार में भी चल रहा है। विशाखापत्तनम होगी आंध्र प्रदेश की नई राजधानी, जगन मोहन रेड्डी कह रहे हैं। चलिए आंध्र प्रदेश अभी आपको मालूम होगा कि भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य था आंध्र प्रदेश। इसकी अभी तक अमरावती राजधानी थी। और उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटक और तमिलनाडु से सीमा लगती है। यहाँ के मुख्यमंत्री की बात करें तो वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी हैं। राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन हैं। विधानसभा में 175 सीटें हैं, राज्यसभा में विधानसभा में 175 सीटें हैं, विधान परिषद भी है 58 सीटें हैं, राज्यसभा में 11 सीटें हैं, लोकसभा में 25 सीटें हैं। 1,62,975 वर्ग किलोमीटर में आपका आंध्र प्रदेश से फैला हुआ है। कांग्रेस को कश्मीर में तिरंगा फहराने में 7 दशक क्यों लग गए? भाजपा कह रही है। गांधी परिवार के साथ हुए हादसों को दिया बलिदान का रूप, गणेश जोशी कह रहे हैं। चलिए आप सभी जानते हैं कि हाँ ये बात तो है, क्योंकि इंदिरा गांधी हो या राजीव गांधी हो, उनकी हत्या की गई थी और देश के लिए वो शहीद हुए, इसमें कोई दोहराए नहीं है। और अच्छे प्रधानमंत्री के रूप में सभी इनकी एक तरह से तारीफ भी करते हैं, उन्हें मानते भी हैं। और कांग्रेस की बात करते हैं तो आप सभी जानते हैं कि एक पुराना राजनीतिक दल है। 28 दिसंबर 1885 में इसकी स्थापना हुई थी देश की आज़ादी के लिए एक संगठन के रूप में। और आपने देखा होगा पहले अध्यक्ष इसके व्योमेश चंद्र बनर्जी थे, WC बनर्जी, और इसके संस्थापक A.O. ह्यूम थे। बिहार में स्कूल का दरवाजा तोड़ बरातियों ने बेंच डेस्क जलाए, जुर्माना देकर छूटे। पहले आप देखिए गलती करेंगे, फिर माफ़ी मांगेंगे, फिर जुर्माना भरना पड़ेगा। हरिद्वार में मुस्लिम युवक ने हिंदू बन रचाई शादी, गिरफ्तार हुआ है। आजकल इस तरह की भी बहुत घटनाएं हो रही हैं, ध्यान रखा करिएगा। उत्तराखंड में भी होगा भारत सीरीज नंबरों का रजिस्ट्रेशन। और 3 साल पहले देश में मिला था कोरोना का पहला मामला, ये आप देखिएगा। और जय जय महाराष्ट्र माझा को राज्य गान का दर्जा दी की बात हो रही। महाराष्ट्र देखिए मुंबई इसकी राजधानी, इसकी सीमा गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटक, गोवा से लगती है। एकनाथ शिंदे यहाँ की चीफ मिनिस्टर हैं। अमृत को सीएम की ओर से दिए गए दस्तावेज प्रासंगिक नहीं है, कुलपति कह रहे हैं। नोबेल पुरस्कार विजेता है ना अमृत सिंह, इन पर आप देखते हैं जमीन हड़पने का आरोप लगा था, उसी को लेकर बात हो रही। उद्धव गुट के नेता अनिल परब का अवैध कार्यालय ढाया गया। ये भी महाराष्ट्र में ही आप देख रहे हैं कि पहले उद्धव ठाकरे बीजेपी के साथ हुआ करते, फिर उन्होंने बीजेपी को छोड़कर एनसीपी कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाई थी। उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बने थे। बाद में इनके ही विधायक बगावत होकर बीजेपी के साथ मिलकर एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बन गए थे। उत्तराखंड में भू कटाव व भूस्खलन रोकने को प्रभावी होगी नैनीताल का रूसी मॉडल। ये आप देखिए उत्तराखंड की बात हो रही, उत्तर प्रदेश से अलग करके बनाया गया था। देहरादून इसकी राजधानी, इसकी सीमा चाइना नेपाल से लगती है। राज्यों में हिमाचल प्रदेश उत्तर प्रदेश से लगती है। विधानसभा में 70 सीटें हैं, राज्यसभा में 3 सीटें हैं, लोकसभा में 5 सीटें। पुष्कर सिंह धामी यहाँ की चीफ मिनिस्टर हैं। और आप देख रहे हैं कि बहुत सारी समस्याएं यहाँ आ रही हैं, दरारें भी पड़ रही हैं जोशी मठ में। तो कहते हैं ना कि देखिए आप विकास करिए, विकास से किसी को परहेज नहीं है, बस पर्यावरण का भी ध्यान रखिएगा। विज्ञानियों की रिपोर्ट तय करेगी बद्रीनाथ यात्रा का स्वरूप। अधिक यात्रियों को भेजकर तीर्थ स्थलों को कर रहे हैं नष्ट। और पहली भी चेतावनी ये देते रहे हैं। एनपीएस की अनिवार्यता पर उत्तर सरकार से मांगा जवाब। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नई पेंशन स्कीम पर। पंजाब के राज्यपाल के प्रोटोकॉल के लिए मुख्यमंत्री ने टाली अपनी बैठक, देख लीजिए।
स्वास्थ्य पर सरकार को बढ़ाया खर्च तो कम हुआ जेब पर बोझ। या आप देखिए, आयुष्मान भारत और जन औषधि केंद्र ने बचाए गरीबों के 1 लाख करोड़ रुपए। क्या? आयुष्मान योजना आई थी ना, और जिसके तहत गरीबों को आप देखते हैं कि क्या मिलता है, एक तरह से मदद मिलती है स्वास्थ्य के लिए, तो उसी की बात हो रही है। और ये कब लॉन्च हुई थी? 23 सितंबर 2018 में लॉन्च हुई। तो इन योजनाओं के बारे में जरूर याद रखा करिएगा, टाइम मिलेगा तो इस पर भी बात करेंगे, क्योंकि इससे बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। 2014 के 1.2% की तुलना में 2022 में 2.2% रहा है आवंटन। और आप देखेंगे कि 1,75,272 रुपये खर्च करते हैं केंद्र और राज्य स्वास्थ्य पर 2015 में। 5,48,885 करोड़ रुपये 55 स्वास्थ्य आवंटन केंद्र और राज्य की तरफ से रहा है 2022 में, बढ़कर ये हो गया है, देख लीजिए। और 2023 के लिए एजेंसियों का विकास दर HD, ये कई बार आप देखते हैं एजेंसियों से भी क्वेश्चन पूछ लेता है, इन एजेंसियों के बारे में भी याद रखिएगा आप लोग। S&P इसने 7.3% रखी है, ADB ने 7.0%, मूडीज ने 7.0%, फिच ने 7.0%, गोल्डमैन सैस ने 7.0%, विश्व बैंक ने 6.9%, RBI ने 6.8%, SBI ने 6.8%, IMF ने 6.8%, सिटी समूह ने 6.7%, OECD ने 6.6%, और औसत विकास अगर आप लोग निकालें तो 6.9% निकलेगी इनकी। चलिए देखेंगे हम लोग। विदेशी मुद्रा भंडार देखें तो 2019-20 में राशि अरब डॉलर में है, याद रखिएगा। 478 अरब डॉलर था, और अब 2022-23 में आप देखेंगे ये 563 पहुंच चुका है। 2021-22 में 607 था। देखिए GDP के अनुपात में राजकोषीय घाटे की स्थिति 2019-20 में 4.7% थी, और फिर आप देखें 2020-21 में 9.2% हो गई, और फिर आप देखें 2021-22 में 6.7% हो गई, फिर आप देखेंगे कि 2022-23 में 6.4% हो गई। ये आप लोगों को बार बार आप देखते हैं कि इसीलिए कहा जाता है कि अर्थव्यवस्था को आप लोग अच्छे से पढ़िए। अब आप लोग कहेंगे ये राजकोषीय घाटा क्या होता है, राजकोषीय घाटा क्या है? तो एक तरह से आप लोग सीधी सी बात याद रखिए कि सरकार की कुल आय और व्यय के अंतर को राजकोषीय घाटा कहा जाता है, और इससे पता चलता है कि सरकार को कामकाज चलाने के लिए कितनी उधारी की जरूरत होगी, और कुल राजस्व का हिसाब किताब लगाने में उधारी को शामिल नहीं किया जाता है। राजकोषीय घाटा आमतौर पर राजस्व में कमी या पूंजी व्यय में अत्यधिक वृद्धि के कारण होता है। ठीक है। और ग्रीन एनर्जी की दिशा में दुनिया को राह दिखाएगा भारत। पर्यावरण से जुड़ी चुनौतियों से निपटने के लिए सभी मोर्चों पर काम कर रहा है भारत। ई-वेस्ट जैसे संकट से निपटने के लिए भी बनाई गई रणनीति, और बजट में मिल सकती है बड़े आर्थिक सुधारों की डोज। CEA अनंत नागेश्वरन ने कहा है लाइसेंस व इंस्पेक्टर राज से मुक्ति दिलाना जरूरी है, राजकोषीय संतुलन का रोड मैप भी जरूरी है। निर्यात का दायरा बढ़ाने के लिए बने एक्सपोर्ट कमीशन। ये आप सभी को मालूम होना चाहिए, निर्यात का मतलब होता है हम कुछ बेच रहे हैं, आयात का मतलब होता है हम लोग खरीद रहे हैं। कैप्टो को विनियमित करने के लिए सामान्य दृष्टिकोण की आवश्यकता है। अमेजन फ्लिपकार्ट जैसे प्लेटफॉर्म से मुकाबला कर रहा है GEM। डिजिटल क्रांति पर चकित है दुनिया भारत को देखकर। आज आप देखिए हर जगह डिजिटल की बात हो रही है। विनिवेश ने 9 साल में 4.07 करोड़ रुपए जुटाए। आर्थिक प्रगति की गति देगा भारतीय रेलवे। और सुविधा सुरक्षा और आधारभूत संरचना के विकास पर रेलवे का जोर। बजट में 3 लाख करोड़ रुपए के पार जा सकता है पूंजीगत व्यय। 9 वर्ष में 45,000 करोड़ से बढ़कर 2.45 लाख करोड़ पहुंच गया है। चलिए, रोजगार बढ़ाएगा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने पर रहेगा फोकस। बिजली बेचेगा किसान, विकास दर को रफ्तार मिलेगी। अच्छी बात है। आपने देखा होगा जब नई सरकार आई थी तो इसने 2022 तक किसानों की आय दुगनी करने की बात भी कही थी। शिक्षा में अब सीखने पर फोकस, सभी स्तरों पर होगा आकलन। छात्रों ने कितना सीखा है कि मॉडल पर होगा काम, तय होंगे मानक। नई शिक्षा नीति भी आई हुई है। पहले आप देखते थे कि शिक्षा केवल पढ़ने का उद्देश्य रहता था, और अब देखिए क्या होगा, हम लोग कौशलता हासिल करेंगे, पढ़े लिखे मतलब अब काम आएगा। 1.5 लाख करोड़ रहा जनवरी में GST संग्रह। PM ने अर्थव्यवस्था को मुश्किल हालत से निकाला है, हमारे होम मिनिस्टर साहब कह रहे हैं, अमित शाह साहब।
श्रम बाजार में महिलाओं की हिस्सेदारी बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है। आम बजट को अंतिम रूप देती केंद्रीय मंत्री साहिबा। मार्च के अंत तक 3.5 लाख करोड़ डॉलर होगी नॉमिनल जीडीपी। अब आप लोग कहोगे कि ये जीडीपी क्या होती है। फिर से बोल रहा हूँ कि आप लोग इकोनॉमी की बुकें जरूर पढ़ लीजिए और आप लोगों को एनसीईआरटी पढ़ना है। सबसे पहले क्या पढ़ना है? एनसीईआरटी। सकल घरेलू उत्पाद, अगर जीडीपी की बात करें हम लोग, तो किसी देश की सीमाओं के भीतर एक विशिष्ट समय अवधि, आमतौर पर एक वर्ष में उत्पादित सभी वस्तुओं यानी कि सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य है। यह एक राष्ट्र की समग्र आर्थिक गतिविधि का व्यापक माप होता है। ठीक है, इसके बारे में हम लोग बात करते रहेंगे धीरे धीरे, परेशान मत होइए। बिहार में 113.74 लाख की लागत से बना पुल ढलाई होते ही ध्वस्त हो गया है। देख लीजिए, पहले एक समय में आप देखते होंगे कि राजा महाराजाओं के समय बनाए गए पुल आज भी खड़े हुए हैं। एक पूर्व कानून मंत्री शांति भूषण की डेथ हो गई है 97 वर्ष की उम्र में। वह 1977 से 1979 तक मोरारजी देसाई की सरकार में कानून मंत्री भी रहे थे, याद रखिएगा। और 1975 के तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के निर्वासन को रद्द कराने वाले ऐतिहासिक मामले में प्रसिद्ध नेता राजनारायण की तरफ से इन्होंने मुकदमा भी लड़ा था। प्रशांत भूषण के पिता हैं ये और बड़े अच्छे वकील भी रहे हैं, आप लोगों को मालूम होना चाहिए। ठीक है, और नशेड़ी युवक ने डंडे से पीटकर एएसआई को मार डाला है। अरे देखिए, टाटा पावर के महाप्रबंधक के पास करोड़ों की संपत्ति। इजराइल में अदानी समूह ने हाइफा पोर्ट खरीदा। कोर्ट ने यह भी कहा कि चलिए, सबसे पसंदीदा झांकी का खिताब जीतने पर शाह ने CAPF को दी बधाई। चलिए, यानी कि केंद्रीय सशक्त पुलिस बल को। अब पश्चिम मेदिनीपुर में मिड डे मील में मिला तिलचट्टा। ये आप देखिए, पश्चिम बंगाल की बात हो रही है। ममता बनर्जी यहाँ की चीफ मिनिस्टर। कोलकाता इसकी राजधानी, उड़ीसा, झारखंड, बिहार, सिक्किम, असम से सीमा लगती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल, भूटान, बांग्लादेश से लगती है। व्हाट्सएप मामले में सुनवाई करने पर विचार करेगा सुप्रीम कोर्ट। चलिए, इसकी भी नीतियों को लेकर आप देख रहे हैं, फेसबुक अन्य के साथ साझा करने की नीति को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट क्या कर रहा है? सुनवाई करने की बात कर रहा है। ये आप देखिए कि आपका संपादकीय पार्ट है। जो अन्य न्यूज़पेपर के आर्टिकल रहते हैं उन्हें फेसबुक पेज पर डाल दिया जाता है, जो भी महत्वपूर्ण रहते हैं उन्हें देख लिया करेगा। और दैनिक जागरण के जो भी रहते हैं आर्टिकल, उन्हें हम लोग यहीं देख लेते हैं। और ये आर्टिकल आप देखते हैं एडिटोरियल, आपकी मुख्य परीक्षा में, आपकी इंटरव्यू में, आपकी प्रीलिम्स में काफ़ी फायदा आपको देते हैं और वैसे भी आप लोगों को एक सोच विकसित करते हैं, समझदार बनाते हैं। पाकिस्तान में नए टकराव की आहट। पाकिस्तान की बात होती है तो हमारा पड़ोसी है, गुजरात है, राजस्थान है, पंजाब है, जम्मू कश्मीर है, लद्दाख है। और आपको मालूम होगा कि 1947 में हमसे अलग हो गया था। बांग्लादेश भी पहले इसी को मिला था, लेकिन आगे चलकर 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच एक युद्ध हुआ था। उस समय हमारे देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। उसी समय बांग्लादेश आज़ाद हुआ था। हाल में भारत ने जहां 74वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर एक वास्तविक लोकतांत्रिक ढांचे में अपनी जनता से व्यापक प्रगति के लिए पुनः प्रतिबद्धता व्यक्त की है, तो दूसरी ओर पाकिस्तान भारी राजनीतिक एवं आर्थिक मुश्किलों के भंवर में फंसा हुआ है। और उसके हालात को पाकिस्तान अखबार डॉन ने हालिया संपादकीय टिप्पणी में इस प्रकार व्यक्त किया है। देश निराशा को इतनी गहरी गर्त में पहुंच गया है कि लोग बोरिया बिस्तर समेटने और देश छोड़ने की वकालत कर रहे हैं। पाकिस्तान की सेना और राजनीतिक बिरादरी देश की ऐसी दुर्गति के कारण निवारण पर मंथन करने के बजाय अपनी पुरानी नीतियों पर कायम है। ये नीतियां लोगों को निरंतर गरीबों के दलदल में धकेलने और उन कट्टरपंथी मुल्ला मौलवियों की ताकत बढ़ाने वाली है जो देश को वापस पाषाण युग में ले जाना चाहती है। पाकिस्तान की मौजूदा हालात की सुध लेने से पहले एक हालिया घटनाक्रम का उल्लेख आवश्यक है। भारत ने शंघाई सहयोग संगठन यानी कि SCO की बैठक के लिए पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो को जरदारी को आमंत्रण भेजा। चूंकि इस संगठन की अध्यक्षता फिलहाल भारत के पास है, तो इस नाते SCO बैठक आयोजन की जिम्मेदारी भी उस पर है। ध्यान रहे कि बिलावल को भेजा गया बुलावा द्विपक्षीय संबंधों के संदर्भ में नहीं, उसे SCO के अध्यक्ष होने के नाते भारत पाकिस्तान विदेश मंत्री को आमंत्रित करने से नहीं बच सकता है। दूसरी ओर पाकिस्तान विदेश मंत्रालय ने अभी तक यह स्पष्ट नहीं किया कि बिलावल इस बैठक में हिस्सा लेंगे या नहीं। SCO के बारे में आप लोग यहाँ बता देता हूँ आपको, ठीक है, इससे भी क्वेश्चंस पूछे जाता है ना। संघाई कॉरपोरेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है। इसकी अगर हम लोग स्थापना की बात करें तो आप देखेंगे 15 जून 2001 में हुई थी और संघाई सहयोग संगठन की। बीजिंग चाइना में इसका हेड सचिवालय देखने को मिलेगा। ताशकंद उज्बेकिस्तान में RATS कार्यकारी समिति देखने को मिलेगा। इसमें चीन भी शामिल है सदस्य में। भारत, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रूस, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान शामिल है। फिर आप देखें, निसंदेह कूटनीतिक प्रोटोकॉल की मर्यादा को देखते हुए बिलावल
को बुलाने में जयशंकर को कड़वा घूंट पीना पड़ा होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि गत माह बिलावल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति अमर्यादित भाषा इस्तेमाल की थी। इसके लिए बिलावल की कम उम्र और अनुभवहीनता की दुहाई नहीं दी जा सकती है। पाकिस्तान प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने को तो सार्वजनिक रूप से कह सकते थे कि वह मोदी के प्रति बिलावल की भाषा से सहमत नहीं है, लेकिन उन्होंने भी ऐसा कुछ नहीं कहा। कुल मिलाकर बिलावल को आमंत्रण भेजने के मामले में यह नहीं कहा जा सकता है कि भारत ने पाकिस्तान के प्रति अपनी उस नीति को बदल दिया है जो अब तक जब तक वह आतंक का परित्याग नहीं करता है तब तक उसके साथ किसी प्रकार की कोई बातचीत संभव भी नहीं है। और पाकिस्तान की वर्तमान स्थिति देखें तो पाकिस्तानी स्टेट बैंक के पास केवल 1 महीने के निर्यात की वित्तीय व्यवस्था बची हुई है, वह भी संयुक्त अरब अमीरात की हालिया मदद की बदौलत हासिल है। उसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से सहायता की तत्कालीन आवश्यकता है, तो ताकि पाकिस्तान रुपये को कुछ सहारा मिल सके। IMF ने मदद के लिए कुछ शर्तें तय की हैं। इनमें सरकार को सब्सिडी में खर्च में कटौती करने, कर संग्रह और ईंधन और बिजली की दर बढ़ाने हैं, और ऐसे कदम उठाते ही शरीफ सरकार अलोकप्रिय होने लगी है। पाकिस्तानी पंजाब के उपचुनाव में इसकी झलक भी देखी गई, जहां पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी कि PTI ने जीत का परचम लहराया, और इससे परेशान शहबाज अपने भाई और पार्टी नेता नवाज शरीफ की सलाह पर IMF से किए वादे से पलट गए हैं, और IMF ने भी अपनी मदद पर तुरंत रोक लगा दी है। अब मजबूरी में शहबाज ने IMF को आश्वस्त किया है कि वह उनकी शर्तों को लागू करेंगे। जन समर्थन गंवाती शहबाज शरीफ सरकार को देखकर इमरान को राजनीतिक अवसर दिख रहा है, और वह जल्द से जल्द चुनाव कराने का अभियान चला रहे हैं। जब तक कार्यक्रम के अनुसार नेशनल असेंबली के लिए इस साल अक्टूबर में चुनाव होने हैं। अपने अभियान के परवान चढ़ाने के लिए इमरान ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की विधानसभाएं भंग करा दी हैं। इन राज्यों में काम चलाऊ सरकारें नियुक्त की गई हैं और अप्रैल के अंत तक चुनाव होना है। अगर पंजाब में PTI जीत हासिल कर लेती है तो इमरान को राजनीतिक रूप से रोकना मुश्किल हो जाएगा। उन्हें तभी रोका जा सकता है जब चुनाव आयोग ने उन्हें चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य ठहराने और अदालत उस फैसले पर मोहर लगाए। यहाँ शहबाज ने अधिक नवनियुक्त सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर की भूमिका कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण होगी। मुनीर ने अभी तक अपने पत्ते नहीं खोले। पुरानी कहानी के हिसाब से देखें तो मुनीर की इमरान से अदावत है, क्योंकि इमरान ने प्रधानमंत्री रहते हुए सेना प्रमुख जनरल कमर वाजवा पर मुनीर को ISI मुखिया के पद से हटाने का दबाव बनाकर उनकी जगह जनरल फैज हमीद को नियुक्ति कराई थी। और यह भी माना जा रहा है कि मुनीर ने इमरान को उनके कुछ करीबियों की वित्तीय गड़बड़ियों को लेकर आगाह भी किया था। निसंदेह बाजवा द्वारा इमरान को प्रधानमंत्री पद से हटवाने में यह भी एक कारण रहा होगा, क्योंकि वह नहीं चाहते थे कि इमरान उनके उत्तराधिकारी को चुने, क्योंकि इमरान यकीनन फैज हमीद को चुनते। इस टकराव को देखते हुए यह उम्मीद की जा सकती है कि मुनीर कोशिश करेंगे कि PTI पंजाब विधानसभा चुनाव में मुहैया खाए और इमरान चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य सिद्ध हों। और उनके समक्ष समस्या यह भी है कि उन्हें इन लक्ष्यों की पूर्ति इस दायरे में रहकर करनी होगी ताकि सेना पर जनता के विश्वास में कोई आंच न आए। पाकिस्तानी सेना अपनी जनता को निरंतर रूप से भारत विरोधी खुराक देती आई है। उसने यही दर्शाया कि पाकिस्तान के स्थायी शत्रु भारत से केवल वही उनकी रक्षा कर सकती है। पाकिस्तानी जनता भी एक बड़ी हद तक उसके इस विचार को स्वीकार करती है, और इससे फौज को न केवल देश की भारत नीति तय करने का अधिकार मिल जाता है, बल्कि अपने व्यापक वाणिज्य एवं आर्थिक उपक्रमों से वह बड़ा लाभ भी कमाती है। मुनीर के लिए समस्या है कि इमरान की लोकप्रियता कायम है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि मुनीर की अगुवाई में सेना चुनाव में इमरान के खिलाफ कितनी सक्रिय भूमिका निभाएगी। इस साल पाकिस्तानी राष्ट्रीय जीवन में यह महत्वपूर्ण मुद्दों में से एक होगा। अब चलिए, आप लोग समझ गए हैं ये आर्टिकल, ये जो संपादक साहब हैं यानी कि जो लेखक हैं उनके द्वारा लिखा गया है कॉलम। अब आप सोचिए, पाकिस्तान की बात करते हैं तो यहाँ उल्टा ही है। आप देखिए कि यहाँ के पाकिस्तानी हटने के बाद, पाकिस्तान में प्रधानमंत्री हटने के बाद उसके साथ कुछ भी हो सकता है, उसे फांसी पर भी लटकाया जा सकता है। और आप देखिए कि सेना, हमारे देश की सेना को देख लीजिए। हमारी सेना का केवल एक ही कर्तव्य है, वो बाखूबी अपना कर्तव्य निभाती है, अपनी जान देकर भी निभाती है कि देश की जो अब सीमाएं हैं उनकी सुरक्षा करना। विदेश नीति कैसे तय होगी, चुनाव देश में कैसे तय होंगे, ये हमारी क्या करेगी, हमारी सेना तय नहीं करेगी। हमारी सेना कुछ नहीं करती है, इस मामले में कोई हस्तक्षेप नहीं करती है। चुनाव आयोग है, उसके लिए निष्पक्ष चुनाव आयोग है। इसलिए कहते हैं कि भारत अभी तक बहुत अच्छी स्थिति में है। यहाँ देखिए, सेनाएं कंपनी भी चलाती हैं। पारंपरिक कौशल को मिले प्रोत्साहन, ये आप देखेंगे कि वर्ष 1617 के दौरान वैश्विक सकल घरेलू उत्पादन में भारत की हिस्सेदारी 25 से 30% हुआ करती थी। आप सोचिए उस समय, और हम लोग कहाँ पहुँच चुके हैं अब। चलिए, ये भी देख लीजिएगा आप लोग। और ये अच्छा, एकांत का सुख, ये अच्छा कॉलम लिखा जाता है, इसे भी देख लिया करिएगा। सबक सीखने का समय है। पेशावर की एक मस्जिद में जो आत्मघाती हमले हुआ है,
और आप देखिए कि आप अगर किसी और के लिए खाई खोदते हैं तो एक दिन आपका गिरना उसमें तय होता है। पाकिस्तान आतंकियों की फैक्ट्री है, दुनिया जानती है। आज आप देखिए उसी को झेलना पड़ रहा है, उसी के लोग मारे जा रहे हैं। खेलों में दबदबा बढ़ेगा। हरियाणा सरकार 12 जिलों में खेलो इंडिया लघु खेल खोलने जा रही है। आजकल आप देखिए खेल में भी अच्छा कैरियर बनाया जा रहा है। पहले कहते थे खेलेगे कूदोगे बनोगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, अब उल्टा हो गया है। तटवर्ती राज्यों में कटाव की समस्या, जलवायु परिवर्तन और तटों पर बढ़ते मानवीय हस्तक्षेप के कारण तटीय भूमि छिन छिन छिनती जा रही है। और आप देखिए कि पर्यावरण को सबसे ज़्यादा कोई अगर नुकसान पहुंचा रहा है तो हम ही लोग पहुंचा रहे हैं। आप देखिए कि और कोई जानवर नहीं पहुंचा रहा है। हमारी ही लालच कम नहीं होती है, बढ़ती ही जाती है। लैंगिक समानता की पिच पर क्रिकेट, आपने देखा है कि अभी T20 जो विश्व कप जीती अंडर-19 खिताब जीत हमारी महिला लड़कियों ने, तो उन्हीं की बात हो रही है, महिलाओं की T20 कप। चलिए देख लीजिएगा आप लोग। और अब आप देखिए वो बेवकूफ़ है जो आप देखिए कि असमानता की बात करता है कि महिलाएं ये नहीं कर सकती वो नहीं कर सकती। मैं तो कहता हूँ रानी लक्ष्मीबाई से लेकर अभी तक आप लोग देख लीजिए, कहाँ महिलाएं कमज़ोर थी, ये बनाया गया इन्हें। और खरी खरी राजनीति में माइक का महत्व, ये भी आप लोग देख लीजिए, तंज कसा जाता है एक तरह से। एक शिक्षा की गुणवत्ता पर सवाल उठाए जा रहे हैं और आप देखते हैं उठते भी हैं, इसीलिए नई शिक्षा की बात भी हो रही है। मातृभाषा खोलती तरक्की की राह, अंग्रेजी भाषा का ज्ञान गलत नहीं है, लेकिन मातृभाषा की कीमत पर ऐसा करना अपने देश के सम्मान को ठेस पहुंचाने के साथ ही छात्रों को की सीखने की प्रवृत्ति के लिए घातक। ये अब आप ही सोच लीजिए कि अगर आपको हिंदी नहीं आती है तो चलेगा भाई, इंग्लिश नहीं आती है तो आपको नौकरी नहीं मिलेगी। तो आप सोचिए ये मानसिकता बदलनी होगी। हम लोग हिंदी को राष्ट्रीय भाषा बनाने की बात करते हो। विमान में नशे में धूत महिला ने उतारे कपड़े, क्रू मेंबर पर थूका मारा घूसा। इटली की महिला को मुंबई में उतरने के बाद किया गया गिरफ्तार। चलिए आजकल इस तरह की भी बहुत घटनाएं हो रही हैं। दुष्कर्म के मामले में आसाराम को आजीवन कारावास हुई है। देखिए आंध्र प्रदेश में फार्मा कंपनी में विस्फोट, एक की मौत हुई है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग के 4 शूटर आगरा से गिरफ्तार हुए हैं। अभी आपने देखा होगा सिद्धू मूसेवाला को हत्या का भी इन पर आरोप लगा है। टीएमसी नेता अनुव्रत की जमानत याचिका खारिज हुई है। मवेशी तस्करी में आप देखिए कोलकाता में जाली नोट के साथ 2 गिरफ्तार हुए। उड़ीसा में आरोपित एएसआई ने कहा कुछ बड़ा करने की सोची थी। ये अभी स्वास्थ्य मंत्री की हत्या कर दी गई ना उड़ीसा में। एयर इंडिया की महिला क्रू ने दोस्त पर लगाया दुष्कर्म का आरोप। मानस की चौपाई हर रही लोगों के मन की पीड़ा। चलिए आप देख रहे हैं कि अभी इस पर चौपाई पर भी लेकर बात हो रही है। अब आप देखिए नया भारत है, अगर आप देखिए किसी को विवाद है, किसी को लगता है कि गलत लिखा हुआ है तो उससे बहस होनी चाहिए, ठीक है। और बांग्लादेश सीमा के पास सोने के बिस्कुट लाते पकड़ा गया तस्कर, तस्करी भी होती है। 4 चौपादियों के घर सुबह 5 बजे पहुंच गई थी आयकर टीम। मोरवी पुल मामले में ओरेया समूह के प्रबंध निदेशक का आत्मसमर्पण। ये आपने देखा होगा मोरवी झूला पुल जो हुआ था हादसा, कहाँ की बात हो रही है, 135 लोग मारे गए थे गुजरात में, उसी की बात हो रही है। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में राणा अयूब की याचिका पर फैसला सुरक्षित। ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए, मनी लॉन्ड्रिंग कहने का मतलब होता है गैर कानूनी तरीके से आय करना। संतों पर टिप्पणी से ओवाल स्वामी प्रसाद को दी शास्त्रार्थ की चुनौती। ये आप देखिए होना चाहिए, इस तरह की बहस होना चाहिए। अब अगर किसी को लगता है कुछ गलत लिखा हुआ है तो हमारे स्वामी हैं जो धर्मगुरु हैं वो आकर अपनी, और जो जिसे आपत्ति है वो आए और अच्छी व्यवस्थित तरीके से चर्चा हो इस तरह की। चलिए नशे में युवती का हाईवे पर हंगामा, पुलिस अधिकारी ने की सेवी की हाथीपाई, देख लीजिए। इंदिरा गांधी ने उग्रवादी नेता भिंडरवाला को दिया था बढ़ावा। ऑपरेशन ब्लू स्टार के का नेतृत्व करने वाले लेफ्टिनेंट जनरल कुलदीप सिंह बराड़ ने किया ये दावा। 1984 के ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ था ना, उसी की बात हो रही। स्वदेशी तकनीक वाले विशेष ड्रोन से होगी 360 डिग्री निगरानी। और रायपुर में कंप्यूटर साइंस व आईटी विज्ञानियों द्वारा तैयार किए डिजाइन को मिला पेटेंट। और डीआरडीओ की अनुमति से आगे बड़ा प्रोजेक्ट। डीआरडीओ के बारे में बात कर लेते हैं। रक्षा अनुसंधान विकास संगठन की बात हो रही है, डीआरडीओ, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही। 1958 में इसकी स्थापना हुई थी, नई दिल्ली में हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलेगा इसमें। ऑस्ट्रेलिया के बाद अब कनाडा में हिंदू मंदिर में तोड़ फोड़ हुई है, भारत ने जताई चिंता। विश्व पर गांधी के प्रभाव को कभी नहीं भुलाया जा सकेगा, ये अमेरिका में भारतीय मूल के सांसद राजा कृष्णमूर्ति ने कहा है। और आप देखिए आप हमारे देश में कोई भी कुछ भी कहे लेकिन गांधी को कभी नहीं भुलाया जा सकता है। और मैं तो यहाँ तक कह देता हूँ गांधी को पढ़े बिना आप लोग कोई सिविल सर्विस स्टेट पीसीएस पास भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि गांधी एक बड़ा पढ़ाया जाता है, उन्हें समझा जाता है। और
आप देखिए कुछ गलतियां उनकी होंगी, अगर आपको लगता है तो उस पर बहस कर सकते हैं, आप लोग समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं, ठीक है। और दुनिया भर में गांधी को मानने वाले हैं अभी भी। भारत के साथ सामरिक तकनीकी साझेदारी को गति देगा अमेरिका। और 7 अरब डॉलर के लिए पाकिस्तान ने IMF के आगे घुटने टेके। तोश खाना मामले में इमरान पर 7 फरवरी को तय होगी आरोप। ये विभिन्न देशों में से मिले उपहार के मामले में। पेशावर धमाके में मृतक संख्या 100 से अधिक हुई। हमलावर का सिर बरामद हुआ है, देख लीजिए। अमेरिका में फ्लोरिडा में चलती कार में गोलीबारी से 10 घायल हुए। मैक्सिको में फटा ज्वालामुखी। मैक्सिको के बाहरी इलाके प्यूबला में स्थित पोकेटपेट्स ज्वालामुखी में विस्फोट के बाद निकलता धुआं। राष्ट्रीय आपदा नियंत्रण केंद्र के अनुसार वर्ष 2013 के बाद यह सबसे बड़ा विस्फोट है। सरकार ने आसपास के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को अलर्ट किया है। ये आप देखिए कि ज्वालामुखी, इससे जो निकल रहा है इसे लावा आप लोग कहते हैं। इसमें राख होती है, धुआं होता है, समझ रहे हैं। ये आप लोग भूगोल में पढ़ते होंगे आप लोग। न्यूजीलैंड में मूसलाधार बारिश की आशंका। हफ्ते भर के लिए स्कूल बंद हुए। पूर्व PM मनमोहन को ब्रिटेन में लाइफ टाइम अचीवमेंट से सम्मानित किया गया है। ISI के 2 अफसरों की जान लेने वाले आतंकी मारा गया। पाकिस्तान ने एर्दोगन को नोबेल पुरस्कार देने का समर्थन किया है। पाकिस्तान की सिंध में बेटी को स्कूल लेने गए सिख का उत्पीड़न किया गया। सोचिए, पाकिस्तान है, कुछ भी हो सकता है। पाक निर्वाचन आयोग ने सुजात हुसैन को PMLA-Q का अध्यक्ष बनाया है। मंगल पर भालू। मंगल पर भालू जैसी इस आकृति ने विज्ञानियों को हैरत में डाल दिया। मार्स पर ऑर्बिटर पर लगे हाई रेजोल्यूशन इमेजिंग साइंस एक्सपेरिमेंट कैमरे में कैद हुई है। इस तस्वीर को नासा ने जारी किया है। नासा अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी है, आपको मालूम होना चाहिए। और नासा की बात करते हैं तो अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी है। और इसकी स्थापना कब हुई थी, ये भी आप लोगों से पूछ लेगा। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है। इसकी स्थापना हुई थी 29 जुलाई 1958 में। और वॉशिंगटन DC USA में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। वहीं हमारी अंतरिक्ष एजेंसी का नाम है ISRO, इंडियन स्पेस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ISRO। और इसकी स्थापना की अगर हम लोग बात करें तो कब हुई थी, 15 अगस्त 1969 में हुई थी। और बेंगलोर में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। श्रीलंका के पूर्व राष्ट्रपति ने ईस्टर संडे हमले के लिए माफ़ी मांगी। या आप देखिए कि श्रीलंका हमारा पड़ोसी है। पाक जल नमरू मन्नार की खाड़ी आपको भारत और श्रीलंका के बीच देखने को मिलेगी। रूसी सेना का पूर्वी यूक्रेन बिलाहोदातने पर कब्जे का दावा। ये आप देख रहे हैं कि यूक्रेन और किसके बीच, रूस के बीच जो चल रहा है उसी को लेकर बात हो रही है। एक खेल का क्षेत्र है, इसका भी एक ओवरव्यू ले लिया करिएगा। निर्णायक मैच में शीर्ष क्रम को दिखाना होगा दम। भारत और न्यूजीलैंड के बीच अहमदाबाद में तीसरा T20 मैच होगा ना। ऑस्ट्रेलिया का सामना करने को पुजारा तैयार है। क्रिकेट हमारे यहाँ देश में सबसे ज़्यादा पसंद किया जाता है। काउंट्री क्रिकेट खेलेंगे रहाने। सिर्फ 16 पहलवान ही जाएंगे क्रोएशिया। और ये आप देखिए, भारतीय कुश्ती महासंघ और शीर्ष पहलवानों के विवाद का नुकसान दूसरे पहलवानों को उठाना पड़ा है। विश्व कप क्वार्टर फाइनल में व्यवहार पर मेसी ने जिताया खेद। एक कतर में खेले गए विश्व कप में आप देखें अर्जेंटीना को चैंपियन बनाने वाले कप्तान लियोन मेसी ने। भारत में होगी वॉलीबॉल क्लब विश्व चैंपियनशिप। दीप्ति शर्मा T20 रैंकिंग में दूसरे स्थान पर पहुंची हैं। क्रिकेट से जेब में थे 250 रुपये, फिर भी बेटी को बनाए क्रिकेटर। ये आप देखिए सैफ वर्मा की फोटो है। ये मोटिवेशनल स्टोरी हो सकती है आप लोगों के लिए। नगद पुरस्कार योजना की आवेदन प्रक्रिया में बदलाव। खेल मंत्रालय ने अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों के लिए। ये आप देखेंगे ईशान साई दूसरे दौर में। ईशान भटनागर और साई प्रतीक को भारतीय जोड़ी ने सीधे गेमों में जीतकर थाईलैंड ओपन में बैडमिंटन टूर्नामेंट में पुरुष डबल्स के दूसरे दौर में जगह बनाई है। नीरव के बहनोई को कोर्ट ने दिया CBI को अधिकार पत्र देने का सुझाव। नीरव मोदी की बात हो रही। PNB पंजाब नेशनल बैंक से धोखाधड़ी के मामले में। सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने में इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर की भूमिका अहम है। हमारे केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी साहब करें। केंद्र ने मध्यस्थता के नियमों मानकों का मसौदा तैयार करने के लिए बनाई समिति। कानून और न्याय मंत्रालय के पूर्व कानून सचिव PK मल्होत्रा की अध्यक्षता में भारत में मध्यस्थता के नियमों और कानून मानकों के लिए मसौदा तैयार करने में एक कार्य की भूमिका निभा रहे हैं। अच्छी बात है, बहुत सारे मामले मध्यस्थता से ही खत्म हो सकते हैं, तो हमारी अदालतों पर बोझ भी नहीं बढ़ेगा। 14 आदिवासियों ने ईसाई धर्म छोड़कर सरना धर्म में वापसी की। लुधियाना जेल में चल रहे ड्रग्स तस्करी गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। ISIS से जुड़े व्यक्ति के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल हुआ है। NIA ने किया है। NIA की बात करें तो आप सभी जानते हैं कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की बात होती है। और 31 दिसंबर 2008 में इसकी स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलेगा।
विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को मनाया जाता है। डरना नहीं, लड़ना है। पहले आप देखते थे कि कहा जाता था कि कैंसर किसी को हो गया मतलब उसका काम तमाम, लेकिन आजकल आप देख रहे हैं कि सबकी इलाज हो संभव है। बदलते मौसम में करें खांसी से बचाव, चलिए ये भी पढ़ लिया करिए। दिल के मरीजों के गुर्दे होंगे सुरक्षित। समूचे मोर्चे पर किसी भी स्थिति से निपटने को तटरक्षक बल हमेशा तैयार है, आईजी इकबाल कह रहे हैं। जल्द ही कैंटीनों के पोषण मेन्यू में शामिल होंगे मोटे अनाज, मांडविया साहब कह रहे हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं। सरकारी जमीनों पर कब्जा जमाए बैठे लोगों को सुप्रीम कोर्ट से झटका, जम्मू कश्मीर में आप देख रहे हैं। ऑक्सफोर्ड शब्दकोश में 800 शब्दों के उच्चारण को किया गया शामिल। देश और आप देखेंगे क्या, देश और बिंदास जैसे शब्दों सहित भारतीय अंग्रेजी से संबद्ध 800 शब्द अधिक प्रविष्टियों के लिए उच्चारण दिशा निर्देशों और ऑडियो और ऑक्सफोर्ड इंग्लिश शब्दकोश में उपलब्ध हैं। सोनम के अनशन से लद्दाख की सियासत गर्म हुए। सोनम वांगचुक ने आप देखेंगे यहाँ जो रैली निकाली ना, और जो संविधान के 6ठे शेड्यूल में प्रभावी बनाने और पर्यावरण संरक्षण के मुद्दे को लेकर आप देख रहे हैं। शिक्षाविद हैं सोनम वांगचुक। दुष्कर्म का आरोप खारिज कराने हाईकोर्ट पहुंचे छत्तीसगढ़ के नेता प्रतिपक्ष का बेटा। ये आप देखें, नेताओं की बात होती रहती। छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग करके बनाया था। रायपुर इसकी राजधानी, इसकी सीमा मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड, उत्तर प्रदेश से लगती है। भूपेश बघेल यहाँ की चीफ मिनिस्टर है, कांग्रेस की सरकार है ना। इसे भी अच्छे से पढ़ लिया करिएगा। यहाँ जनरल नॉलेज की जानकारी भी मिल जाती है और परीक्षा के पॉइंट व्यू से भी पॉइंट मिलते हैं। अमेरिका में हेवलेट पैकर्ड में पेश किया गया था छोटा कैलकुलेटर 1972 में। आज ही के दिन हेवलेट पैकर्ड कंपनी ने हाथ में आसानी से पकड़ आने वाले पहला छोटा कैलकुलेटर पेश किया गया था। 35 बटन वाले इस कैलकुलेटर को HP 35 नाम दिया गया था। इसकी कीमत उस समय $395 थी। अब त्रिकोणीय गणनाएं करने में भी सक्षम था। पहली बार आपराधिक केस में साक्ष्य के रूप में फिंगरप्रिंट का इस्तेमाल 1911 में। आज ही के दिन पहली बार अमेरिका के आपराधिक न्यायालय में फिंगरप्रिंट साक्ष्य के आधार पर थॉमस जेनिंग्स को हत्या के आरोप में दोषी ठहराया गया था। उसी साल 21 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट में ने भी इस सबूत को स्वीकार माना था। इसके बाद फिंगरप्रिंट साक्ष्य पूरी दुनिया में प्रचलन में आ गया। हैजा पर शोध कर डॉक्टर शंभुनाथ डे ने बताई हजारों की जान बचाई। डॉक्टर शंभुनाथ डे का जन्म 1915 में आज ही के दिन बंगाल के हुगली जिले में हुआ था। 1939 में उन्होंने मेडिकल प्रैक्टिस की शुरू की। बाद में वो उच्च शिक्षा के लिए लंदन चले गए। हैजा से भारत में लोगों की मौत देखकर उन्होंने इसका इलाज ढूंढने की ठानी। उसके बाद भारत लौटकर 1949 में वो कलकत्ता मेडिकल कॉलेज के पैथोलॉजी विभाग के निदेशक नियुक्त हुए। उन्होंने व्यापक शोध पर 1953 में हैजे का कारण बनने वाली बैक्टीरिया की खोज की। इससे हैजा और इससे के कारण होने वाली डायरिया का उपचार संभव हुआ है और हजारों लोगों की जिंदगियां बची। 15 अप्रैल 1985 को डॉक्टर शंभुनाथ की डेथ हो गई थी। नाइस कार्निवल की तैयारी। दक्षिणी फ्रांसीसी शहर नाइस में दुनिया के सबसे बड़े कार्निवल की तैयारी शुरू हो चुकी है। इसलिए बड़े बड़े पुतले तैयार किए जा रहे हैं जिन्हें आर्टिस्ट अंतिम रूप दे रहे हैं। यह कार्निवल फ्रेंच रिवेरा पर फरवरी में होता है और विशाल परेड निकाली जाती है। इसकी शुरुआत 1872 में हुई थी। लंबे समय तक टिकेगा मोटे अनाज का उत्पाद। सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट कर रहा है सुपर फूड पर शोध। और आप देखें मोटे अनाज की खासियत, मोटे अनाज को चावल गेहूं जैसे अनाज के विकल्प के रूप में अधिक किफायती और टिकाऊ पौष्टिक माना जाता है। और आप देखिए कि पहले आप लोग देखेंगे, पहले के समय में जाएंगे तो इसका सबसे ज़्यादा उपयोग होता था। मक्का हो, आप देखते हैं कुदी हो, चीना हो, बाजरा हो, रागी हो, ठीक है, तो उन्हीं की बात हो। और मोटा अनाज जैसे ज्वार, बाजरा, रागी, राबा, कंगनी, चीना, कौंदी, कुटकी, कुट्टू को मिलट क्रॉप कहा जाता है। इनमें पोषक तत्व अपेक्षाकृत अधिक मात्रा में होते हैं। भारतीय मिलेट्स अनुसंधान संस्थान के अनुसार रागी यानी कि फिंगर मिलेट में कैल्शियम की मात्रा अच्छी होती है। प्रति 100 ग्राम फिंगर मिलेट को में 364 मिलीग्राम तक कैल्शियम होता है। और रागी में आप देखेंगे आयरन की मात्रा गेहूं चावल से ज़्यादा होती है। अवसादग्रस्त रहने वाले युवाओं में हृदय रोग का खतरा अधिक होता है और आजकल अधिकतर लोग रह रहे हैं इसमें, तो ध्यान रखिए। भारत में अब संभव होगा बिना रक्त हृदय का प्रत्यारोपण और अगले 10 से 15 साल में पार हो सकेगी ग्लोबल वार्मिंग की 1.5 डिग्री की सीमा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की नई रिपोर्ट में चेताया गया है। और चांद पर फंसे व्यक्ति ने मुंबई पुलिस से मांगी मदद। देखिए, चलिए अब यह पढ़ लिया करिए मूवियों से जुड़ी। पापा जोनास जैसी है प्रियंका की बेटी, ये प्रियंका चोपड़ा की बात हो रही। अब प्राथमिकताएं बदल रही गई हैं, आलिया कह रही हैं।
और आगे बढ़ शहजादा बवाल और गुमराह को मिली नई प्रदर्शन तिथि। पिता सनी के साथ बेटे के किरदार में नजर आएंगे करण देओल। और करीना और तब्बू की द क्रू के साथ जुड़े दिलजीत दो सांझ। चुनौतीपूर्ण है पीरियड भूमिका निभाना। डिजिटल प्लेटफॉर्म पर पदार्पण करेंगी वानी कपूर। हर किसी के भीतर एक सोच खड़ी करने की कोशिश। चलिए, इस तरह से आप देखेंगे आज के न्यूज़पेपर की कहानी ख़त्म होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए, और हम लोग मिलते रहेंगे। हम लोग कहाँ जाने वाले हैं, ठीक है। और कोई आपका सवाल हो मेरे लिए, सुझाव हो मेरे लिए, तो आप लोग ज़रूर बता सकते हैं नीचे, ठीक है।